अब देखो, थंडरबोल्ट आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। मार्वल की फेज 5 की लास्ट मूवी होने वाली है ये, और साथ ही में मार्वल की 36वीं मूवी होगी। और थंडरबोल्ट में काफी ज्यादा कैरेक्टर हैं और सारे कैरेक्टर के बारे में तुमको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो भाई स्टोरी तुमको समझ में नहीं आएगी, सब कुछ सिर के ऊपर से जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तुम्हारा भाई आया है, तुम सबको सब कुछ बता के जाएगा, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। तो थंडरबोल्ट के सबसे पहले मेंबर की बात करते हैं, वो है विंटर सोल्जर, जिसका पूरा नाम है जेम्स ब्यूकनन बार्न्स AKA बकी। तो इसका जन्म हुआ था 10 मार्च 1917 में। 1930 में उसका एक दोस्त बना स्टीव रॉजर, और 1930 में उसने अपने दोस्त स्टीव रॉजर को एक बुल्ली किड से बचाया था, और आगे इनकी दोस्ती कंटिन्यू रहती है। 1941 में स्टीव आर्मी में भर्ती होने जाता है, लेकिन उसको डिनाय मारा जाता है क्योंकि वो अनफिट था। ऑन दी अदर हैंड बकी आर्मी में सिलेक्ट हो जाता है। 18 मंथ की ट्रेनिंग के बाद वो आता है, और स्टीव अभी भी एक मूवी थिएटर के बाहर मार खा रहा था। बकी यूएस आर्मी में भर्ती होने वाला था। उसकी यूनिट थी 107 इन्फेंट्री, और बकी वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने चला जाता है। लेकिन इधर स्टीव रॉजर सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाता है, और वो आगे बनता है कैप्टन अमेरिका। और इधर बकी की पूरी यूनिट पकड़ी जाती है। हाइड्रा ने उसको बंदी बना लिया और बकी पे थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट भी कर लिए। फिर कैप्टन बकी को रेस्क्यू करने जाता है, और आगे चल के स्टीव और बकी ने हाइड्रा की पूरी आर्मी को धूल चटा दी, मतलब लिटरली खत्म ही कर दिया। लेकिन 1945 में ट्रेन पे आर्नेल जूला था, उसको पकड़ने के लिए सारे लोग जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली बकी ट्रेन से नीचे गिर जाता है। कैप्टन इस चीज से उबरने की कोशिश करता है, लेकिन बकी उस हैवी फॉल को सर्वाइव कर जाता है। और ये सब हो रहा था जूला के उस एक्सपेरिमेंट की वजह से। लेकिन इस हैवी फॉल में उसका लेफ्ट हैंड हैवीली डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उसको निकाल देते हैं, और उसके बदले लगाते हैं एक साइबरनेटिक लेफ्ट आर्म, जो कि भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और आगे चल के बकी इसकी दम पे ही सब कुछ जीत जाता है, और उस पर विंटर सोल्जर प्रोग्राम भी करा जाता है। और आने वाले 70 साल तक वो हाइड्रा के मिशन कैरी आउट करते रहता है, पॉलिटिकल लीडर को मारना, सरकारें गिराना। और 1951 में बकी कोरियन वॉर भी लड़ने गया था। यहाँ पर यूएस की तरफ से आया था ब्लैक कैप्टन अमेरिका यानी IGI ब्रैडली, जिसने बकी की हवा टाइट कर दी थी, लेकिन वो बच जाता है। फिर आता है 1991, और ये मार्वल फैन कभी नहीं भूल सकते, ये साल सबसे खतरनाक साल है। अब यहाँ बकी का माइंड हाइड्रा कंट्रोल कर रही थी, और इसी के चलते बकी ने हावर्ड स्टार्क और मारिया स्टार्क को मार दिया था एक कार एक्सीडेंट में। और ये सब इसलिए करा क्योंकि हावर्ड स्टार्क ने सुपर सोल्जर सीरम बना ली थी, जो कि हाइड्रा को चाहिए थी। बकी इसको रिट्रीव करता है, और उससे पहले हावर्ड उसको पहचान भी लेता है कि ये बकी है, लेकिन तब भी बकी उसको मार देता है। लेकिन इस सीरम से बने सोल्जर बहुत ही अनकंट्रोल थे। देन हाइड्रा उन सबको साइबेरिया के साइरोजेनिक सस्पेंशन में रख देता है, सोचता है कभी इन फ्यूचर इनको कंट्रोल करेंगे, लेकिन हाइड्रा ने साइबेरिया को छोड़ दिया था। अब वो एक अमेंडर प्लेस बन चुकी थी, यहाँ पर सुपर सोल्जर सारे गहरी नींद में सो रहे हैं। अब 2009 का टाइम आता है, यहाँ पर विंटर सोल्जर ने एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारने जाता है, जिसको ब्लैक विडो रेस्क्यू कर रही थी, जिसका मेंशन विंटर सोल्जर में भी होता है। 5 साल बाद शील्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हाइड्रा का लीडर वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल अलेक्जेंडर पियर्स निकलता है, जिसने विंटर सोल्जर को फ्यूरी को मारने भेजता है। 2 अटेम्प्ट लिए लॉन्डे ने, लेकिन सक्सेसफुल कर दिया, लेकिन इन दी एंड फ्यूरी तो बच ही जाता है। लेकिन फिर बकी ब्लैक विडो कैप्टन को मारने जाता है। एक अच्छी खासी फाइट देखने मिलती है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, जो कि भाई बहुत अच्छा लगता है देखने में। और स्टीव को रियलाइज होता है ये तो अपना यार बकी है, और बकी की मेमोरीज भी थोड़ी रिकवर कर रही थी, लेकिन पियर्स समझ गया था, उसने उसका फिर से ब्रेन वॉश कर दिया। फिर बात आती है प्रोजेक्ट इनसाइट की। हाइड्रा का एक ऐसा प्रोग्राम जो कि एनी पॉसिबल थ्रेट को डिटेक्ट करके अभी ही एलिमिनेट करने का सोचते हैं हेलिकैरियर की मदद से, जिससे वो आने वाले टाइम में अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर पाएंगे। लेकिन कैप्टन अमेरिका सेव द डे, बट बकी कैप्टन की फाइट होती है। स्टीव उसको मारता है, लेकिन बचाता भी है। और ये देख के बकी कहीं ना कहीं समझता है कि यार ये सामने वाला बंदा कुछ तो है, कोई तो रिश्ता है मेरा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर स्टीव नीचे गिरता है, बकी उसको बचा भी लेता है। फिर बकी कैप्टन अमेरिका की गैलरी में जाता है, वहाँ उसको पता चलता है अपने ही बारे में। वो अपने बारे में जानना चाहता था कि वो आखिरकार है तो है कौन। फिर 2 साल बाद हाइड्रा कोलैप्स हो जाता है। बांस को वियना के हमले में फ्रेम करा जा रहा था, तो ब्लैक पैंथर के पिताजी टीचाका मारे गए थे। कैप्टन अमेरिका सबसे पहले पहुंच जाता उसको बचाने के लिए, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, कैप्टन सैम विल्सन बकी इन सबको धड़ लिया जाता है। फिर वेरन जीमो एज अ साइकियाट्रिस्ट आता है, और विंटर सोल्जर हाइड्रा प्रोग्रामिंग चालू कर देता है, जिसकी वजह से बकी फिर से अनकंट्रोल हो जाता है। बकी और एवेंजर एक तरफा मराई देता है सबकी, लेकिन लास्ट में कैप्टन उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है और पकड़ लेता है। फिर भाई वो एयरपोर्ट वाला सीक्वेंस होता है, भाई मैं बता नहीं सकता हूँ, गूज़बम्प आ जाते हैं जब सोचता हूँ उस बारे में। एक बेहतरीन फाइट देखने मिलती है, आपस में लड़ते हैं एवेंजर्स, लेकिन इवेंचुअली देखा जाए तो कैप्टन बकी को साइबेरिया ले जाता है, क्योंकि वेरन जीमो उनसे पहले साइबेरिया पहुंच चुका है। वहाँ पर वो सुपर सोल्जर सो रहे हैं, उनको जगा ना दे, लेकिन उन्हीं के पीछे टोनी स्टार्क भी आने लगता है। लेकिन यहाँ पर जीमो अलग ही कार्ड खेल देता है। वो रिवील करता है कि टोनी के पिताजी यानी हावर्ड और उसकी मदर मारिया को बकी ने मारा था। बकायदा उसको रिकॉर्डिंग दिखाता है, और इसके बाद तो कोई डिनाई मार ही नहीं सकता। टोनी स्टार्क हाल की हाल बकी को मारना चाहता था, लेकिन कैप्टन बीच में आ जाता है, और इसी चक्कर में इन दोनों बीच में लड़ाई होती है, जो कि देखने में अच्छी लगती है। और काफी कंट्रोवर्शियल लड़ाई रहती है, क्योंकि लोग इसमें साइड नहीं ले पाते हैं किसकी साइड है, क्योंकि गलत ना वो है ना गलत वो है। रिएक्शन दोनों के बिल्कुल वैलिड है। लेकिन देखा जाए तो कैप्टन
कैप्टन बकी को बचा ही लेता है। वो उसको वकांडा ले जाता है, जहाँ पर वकांडा वाले उस पर काम करते हैं, उसके अंदर से विंटर सोल्जर प्रोग्राम निकाल देते हैं। उसका माइंड एकदम स्टेबल हो जाता है। फिर 2 साल बाद इन्फिनिटी वॉर होती है। थैनोस वकांडा पे आने वाला है। बकी वकांडा की इस लड़ाई में भी भाग लेता है, लड़ता है, लेकिन थैनोस की ब्लिफ के बाद वो धूल बन जाता है। फिर हल्क की स्नैप के बाद वो फिर से रिटर्न करता है 5 साल बाद, एंड गेम में लड़ता है। देन स्टीव रॉजर अपनी जिंदगी के आखिरी पल बताता है और सैम विल्सन को शील्ड देके चला जाता है। आगे की कहानी फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में कंटिन्यू होती है। यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने बकी के हीरो के एक्शन को देखकर उसको माफ कर दिया है, मतलब प्रेसिडेंट ने माफी दी है, लेकिन उसको PTSD है, तो उसके लिए उसको थेरेपिस्ट से मिलना ही पड़ेगा। नहीं मिला तो जबरदस्ती मिलना पड़ेगा। फिर बकी को दुख होता है जब उसको पता चलता है कि सैम ने वो शील्ड गवर्नमेंट को दे दी है। उसके बाद और दुख होता है जब पता चलता है कि गवर्नमेंट ने वो शील्ड जॉन वॉकर को दे दी है, और ये तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर आगे ऐसे ही चलता रहता है। फ्लैग स्मैशर आते हैं, सबको निपटा देते हैं, और लास्ट में बकी कांग्रेसमैन बन चुका है नाउ, मतलब वो पॉलिटिकल वाले आंख में भी है, और अब वो थंडरबोल्ट में अपीयर होगा एज अ लीडर, पूरी टीम को लीड करेगा, जो देखना बनता है। और ये एक ओरिजिनल बंदा है जिसको देखने में थोड़ा मजा आता है मेरे को। दूसरा बंदा आता है जॉन वॉकर AKA फर्जी कैप्टन अमेरिका। अब देखो, जॉन वॉकर बिलीव का शिकार तो हुआ था, लेकिन 5 साल बाद सब लौट के आए, तो उसके बाद सैम ने शील्ड गवर्नमेंट को दे दी, और गवर्नमेंट ने वो शील्ड जॉन वॉकर को दे दी एज अ कैप्टन अमेरिका, क्योंकि लोगों को उम्मीद चाहिए, और उम्मीद कैसे आएगी? कैप्टन अमेरिका से। अब जॉन वॉकर एज अ कैप्टन अमेरिका, ये बात ना विल्सन को अच्छी लगी, ना बकी को अच्छी लगी, ना ही मेरे को अच्छी लगी, लेकिन फिर भी कहानी बढ़ रही है तो चलते हैं आगे। फ्लैग स्मैशर आते हैं, उनको रोका जाता है, लेकिन यहाँ पर तुम ये सुनो, अब तुम यहाँ पर ये सुनो, विल्फर्ड नेगन नाम का एक बंदा था जिसने सुपर सोल्जर सीरम बनाई थी। 20 बोतल बनाई थी, 8 यूज हो चुकी हैं, 12 बची हैं जो बैरन जीमन ने तोड़ दी, लेकिन एक बच जाती है जिसको जॉन वॉकर कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि उसको कैप्टन अमेरिका बनना है तो स्ट्रॉन्ग तो होना पड़ेगा, और उसकी फाइट सुपर सोल्जर से हो रही थी तो उसको भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अब भाई साहब, इसी फाइट के चक्कर में जॉन वॉकर का दोस्त लेमार मारा जाता है। अब भैया जॉन वॉकर ताकत के नशे में चूर, इसकी सॉरी गलत स्पीक पढ़ ली मैंने। अब भैया जॉन वॉकर ताकत के नशे में चूर, आओ देखे ना ताओ, सीधे एक बंदे को मार दिया, वो भी शील्ड से, खून कर दिया शील्ड। जिसके बाद क्या हुआ, सैम और बकी को दोनों को शील्ड से छीननी पड़ी, फोर्सफुली दे नहीं रहा था, छीनना पड़ा इससे, और कहीं ना कहीं उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको कैप्टन अमेरिका के पद से हटा दिया। लेकिन जॉन वॉकर को मॉर्गन से अभी बदला चाहिए था जिसने लेमार को मारा था। वो आता है, लड़ता है, लेकिन जॉन वॉकर आदमी तो अच्छा है। लास्ट में वैलेंटीना आती है जो कहती है कैप्टन अमेरिका की जरूरत नहीं है हमको जरूरत है US एजेंट की। अब कहीं ना कहीं वैलेंटीना देखती है कि उस पर सुपर सोल्जर है तो कहीं ना कहीं काम तो आएगा, और उसके बाद अब जो थंडरबोल्ट में देखने मिलेगा। अब देखते हैं क्या होता है इसके साथ। बाकी इसका आग भी ठीक ठाक चल ही रहा है अभी। अब थर्ड मेंबर आती है येलिना। देखो, जब ये छोटी थी ना तो रेड रूम में फोर्सफुली भेजा गया था इसको, एक रशियन प्रोग्राम जो कि एक ट्रेंड अलाइड असासिन बनाता है नेम ब्लैक विडो, रन बाय जनरल ड्रेकॉव। अब देखो 1996 का टाइम है, येलिना बेलोवा छोटी है, उसकी फैमिली कंप्लीटली फेक थी, लेकिन उसको इस बात का पता नहीं था। फादर एलेक्सी के रेड गार्डियन, मदर मेलिना, और बड़ी बहन थी नताशा रोमनॉफ के ब्लैक विडो। बचपन से ही सारे सेपरेट हो गए थे। अब आगे चल के तो नताशा शील्ड और एवेंजर्स ज्वाइन कर लेती है अपने मेंटल कंडीशन को ब्रेक करके, लेकिन येलिना अभी भी रेड रूम के कंट्रोल में थी। वो उसी के मिशन को कैरी आउट करती रहती थी, और उसको एक मिशन मिलता है एंटीटोड को रिकवर करने का, लेकिन एक्सीडेंटली उस एंटीटोड से वो खुद ही एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से नाउ शी वेंट ऑन द रन। वो फ्रीली सोच पाती है, रेड रूम का कंट्रोल हट जाता है उसके माइंड से, और उसी बीच कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर खत्म होती है, जहाँ पर रॉस नताशा के पीछे पड़ चुका है। नताशा अंडरग्राउंड हो जाती है और वो मिलती है येलिना से। यहाँ नताशा को पता चलता है कि रेड रूम अभी भी काम कर रहा है, जनरल ड्रेकॉव जिंदा है, जिसकी वजह से इन दोनों का मिशन मिलता है कि ये दोनों रेड रूम को खत्म करेंगे। हालांकि ये दोनों मिलके जाते हैं, पहले एलेक्सी द रेड गार्डियन को छुड़ाने जाते हैं साइबेरियन की जेल से, और एक तरह से पूरा फैमिली रीयूनियन हो जाता है, लेकिन रेड रूम इनको पकड़ लेता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सब मिलकर रेड रूम को डिफीट करते हैं। 2018 में येलिना सारी ब्लैक विडो को फ्री कर लेती है, लेकिन तभी थैनोस की स्नैप हो जाती है। 5 साल बाद जब येलिना लौटती है तो पता चलता है नताशा मारी जा चुकी है, मतलब उसने सैक्रिफाइस कर दिया है। और यहाँ वैलेंटीना कहती है कि इन सब का रिस्पॉन्सिबल एक ही आदमी है, क्लिंट बार्टन। जिसमें हॉकाई सीरीज में येलिना जाती है क्लिंट के पास उस पर अटैक करने के लिए, जिसमें क्लिंट नताशा और येलिना की एक सीक्रेट विसिल बजाता है और उसको भरोसा दिलाता है कि मैं खुद चाहता था कि मैं उसकी जगह मर जाऊं, लेकिन वो इतनी जिद्दी थी कि वो मुझसे पहले कूद गई। तो कहीं ना कहीं येलिना को विश्वास हो जाता है, क्योंकि ब्लैक विडो बहुत जिद्दी थी, और वो उसको माफ कर देती है, वहाँ से चली जाती है, और अब जाके थंडरबोल्ट में अपीयर होगी, और इसका भी आग अच्छा चल रहा है, देखने लायक है। खैर, इसके बाद करते हैं चौथे मेंबर की बात, रेड गार्डियन। अब देखो, ड्यूरिंग अ कोल्ड वॉर एलेक्सी को सुपर वुमन स्ट्रेंथ मिल गई थी। वो रशिया का कैप्टन अमेरिका था, बहुत सारे मिशन कैरी आउट करे उसने। उसको ओयू का मिशन मिलता है एज अ कवर। वो अपनी वाइफ मेलिना और किड नताशा और येलिना के साथ रहता था, और वो इसके सरोगेट पेरेंट थे, और मिशन सक्सेसफुल भी हो रहा था, डेटा रिकवर कर रहे थे।
लेकिन 1996 में इनका कवर ब्लोन हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्यूबा भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ येलिना और नताशा को रेड रूम भेज दिया जाता है और रेड रूम का ओनर यानी कि ड्रेकोव एलेक्सी को साइबेरियन प्रिजन में कैद करवा देता है फॉर लाइफ टाइम, क्योंकि इसकी सोच उसकी गवर्नमेंट से नहीं मिल रही थी। जिसके बाद सीन आता है 2016 में। नताशा और येलिना दोनों मिलके उसको प्रिजन से रेस्क्यू करवाती हैं और एज यू नो ये सारे मिलकर रेड रूम को बर्बाद कर देते हैं और जहाँ से एलेक्सी गुड बाय कहता है और निकल जाता है। और अब जाके थंडरबोल्ट में अपीयर होगा और देखा जाए थंडरबोल्ट में यही बंदा है जो बहुत ज्यादा फनी है, मतलब इसकी हरकतें ही फनी है। पांचवी मेंबर है टास्क मास्टर एंटोनिया, द डॉटर ऑफ जनरल ड्रेकोव, द ओनर ऑफ रेड रूम। देखो जब ब्लैक विडो ने जनरल ड्रेको को मारने का सोचा था तो उसने उसकी बेटी एंटोनिया को यूज किया था उसकी लोकेशन पता करवाने के लिए। यहाँ उसने बॉम्ब प्लांट किया और क्लिंट वाटर ने वो बॉम्ब को दबाया था, जिसकी वजह से ब्लैक विडो को लगा कि ड्रेको और उसकी बेटी दोनों मारे गए हैं और इस गिल्ट में वो जीती रही कि मैंने एक बच्ची को मार दिया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड क्या हुआ कि दोनों ही सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन ड्रेको तो कुछ ज्यादा ही सर्वाइव कर जाता है, लेकिन उसकी बेटी हैविली इंजर्ड हो जाती है। तभी जनरल ड्रेको ने अपना दिमाग लगाया, अपनी बेटी को ही हथियार बनाया, एक्सटर्नल डिवाइस उसकी गर्दन पे लगाया जिससे वो किसी के फाइटिंग स्टाइल को रेप्लिकेट कर सकती है और यहीं से उसको नाम मिला टास्क मास्टर। जहाँ इसकी लड़ाई 2 बार तो ब्लैक विडो से हुई थी और एक बार नताशा और येलिना के पीछे ये पड़ गई थी टू रिकवर एंटीटोड। और लास्ट में नताशा और टास्क मास्टर की फाइट होती है, एयर में लड़ते हैं, जमीन पे लड़ते हैं, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, एंटोनिया अपने एंटीटोड से एक्सपोज हो जाती है, जिसके कारण रेड रूम का माइंड कंट्रोल उससे हट जाता है, की वजह से रेड रूम का कंट्रोल उससे हट जाता है और वो अपने सेंसेस में वापस आती है और तब से लेके वो फरार है। लेकिन अब वो थंडरबोल्ट में अपीयर होगी और इसका रोल पता नहीं, मुझे ज्यादा लग नहीं रहा है, कोई मरेगा तो सबसे पहले यही मरने वाली है। अब 6 मेंबर आती है घोस्ट एके एवा स्टार। अब देखो जब ये छोटी थी ना, इसके पिताजी ने हैंक पिम के साथ मिलकर काम किया था और एक क्वांटम टनल बनाने का सोच रहे थे, लेकिन हैंक पिम ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए और इसने फिर अकेले ही वो टनल बनाई और हमेशा की तरह समथिंग वेंट रॉन्ग हो गया। जिसके बाद उसके पिताजी ने पूरी बिल्डिंग खाली कराई। बेटी और वाइफ दोनों बाहर थी, लेकिन बेटी एकदम से दौड़ के अंदर आती है, जिसके पीछे वाइफ भी आ जाती है। लेकिन उसी बात टनल में एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसके कारण पेरेंट्स मारे जाते हैं, लेकिन एवा सर्वाइव कर जाती है। लेकिन एवा की जो बॉडी थी वो डिस्टेबलाइज हो गई थी ऑन मॉलिक्यूलर लेवल और शील्ड ने उसको अपने पास रखा। उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए विल फॉस्टर को बनाया, जिसने उसको उसकी पावर कंट्रोल करवाई। लेकिन शील्ड ने उसके क्यूर की बजाय उससे काम करवाना चाहा। शील्ड काफी टाइम से एवा से काम करवाता है, अपनी मिशन कैरी आउट कराता है, जो कि सीक्रेटली वो एग्जीक्यूट भी कर देती थी। लेकिन एक वक्त में एवा की जो बॉडी थी वो क्वांटम इनस्टेबिलिटी में आने लग गई थी। अब एवा को ग्रेट अमाउंट ऑफ क्वांटम एनर्जी चाहिए ताकि उसकी बॉडी स्टेबल हो सके और उसका जो पेन है वो भी कम हो सके। और इधर 2018 में ही हैंक पिम अपनी वाइफ को क्वांटम रिलेम से अर्थ पे लाने के लिए एक टनल बनाता है, जिसका पता एवा को लगता है। एवा पहुंच जाती है क्वांटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिससे हैंक पिम की वाइफ जेनेट ऑटोमेटिकली मरने वाली थी, लेकिन एंटमैन उसको रोक लेता है। देन जेनेट क्वांटम रिलेम से खुद अर्थ पर आती है और उसको एनर्जी देती है, उसकी बॉडी को स्टेबल करती है। और उसके बाद कहा जाता है कि एवा रेगुलरली क्वांटम एनर्जी को हार्वेस्ट करती है टू स्टेबलाइज हर बॉडी। देन अब वो थंडरबोल्ट में अपीयर होगी और घोस्ट काफी अच्छी पावर है इसकी, अच्छा खासा यूटिलाइज कर सकते हैं इसको भी। 7th है वैलेंटीना। ये सुपर ह्यूमन्स में काफी इंटरेस्टेड है। इसने सबसे पहले येलिना को मैनिपुलेट किया था, क्लिंट से भिड़वाया, जॉन वॉकर को एज अ यूएस एजेंट बनवाया, क्योंकि वो सुपर सोल्जर है तो कहीं ना कहीं काम तो आएगा इसके। और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में अपने एक्स हस्बैंड को जेल पहुंचवा दिया और सरकार से ये कह रही है कि एवेंजर तो है नहीं हमें बचाने के लिए, जिसके लिए ये सेंट्री प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है ये बनेगा एवेंजर्स का रिप्लेसमेंट। और एक तरह से वैलेंटीना थंडरबोल्ट की टीम को मरवाना भी चाहती है। अब देखो वैलेंटीना ने जो सेंट्री वाला पास फेंका है ना, इसी पे भारी पड़ेगा, देख लेना तुम। और तुमको एक बात बता दूं, जो एवेंजर टावर है वो स्पाइडरमैन होमकमिंग में जिसने खरीदा था, आज तक पता नहीं चला किसने खरीदा, वो वैलेंटीना थी जिसने उसको खरीदा है और इस मूवी में भी वो दिखेगा। देन 8वां मेंबर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है और मैं इसी कैरेक्टर के चक्कर में एक्साइटेड हूँ। नेम सेंट्री AKA बॉब रेनॉल्ड। अब देखो मूवी का नहीं पता, लेकिन कॉमिक में बता दूं क्या हुआ। बॉब जब 10 साल का था वो एक ड्रग एडिक्ट था। उसने एक लेबोरेटरी में घुस जाता है, एक गोल्डन सेंट्री सीरम पी लेता है और इसने ये सोच के पिया कि न्यू ड्रग है, मजा आएगा, वाइब मिलेगी। वाइब तो मिली नहीं, उसको मिलती है मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर और ऐसे बनता है वो सेंट्री। अब देखो वो काफी ऑप्टिमिस्टिक तो है, लेकिन सोशली एक्सेप्टेड भी है। लेकिन वही सेंट्री के साथ एक दिक्कत है, उसकी दूसरी पर्सनैलिटी वॉइड उसका एक दूसरा पर्सोना है जो बहुत ईवल है, एक डार्क अल्टर ईगो जो सब कुछ तबाह करना जानती है। और इस मूवी में वही देखने मिलेगा, कैसे वो लोगों को शैडो बना देता है। और वॉइड लिमिटलेस डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल रखता है, एनर्जी मैनिपुलेशन में बाप आदमी है ये, एक कॉस्मिक लेवल थ्रेट माना जाता है इसको। और वॉइड फियर को फीड करता है, तुम जितना डरोगे वो तुमको उतना डराएगा। और इस ट्रेलर में भी तुमको साफ साफ देखने मिल सकता है कि वो कितना ओवर पावर कर रहा है चीजों को। और एक तुम्हें बात बता दूं, वॉइड सेंट्री को करप्ट करता है, उसकी पावर को यूज करने से रोकता है। और सबसे बड़ी बात, एक बात हमेशा याद रखना, सेंट्री कांट एग्जिस्ट विदाउट वॉइड।
अगर सेंट्री है तो वर्ड भी होगा, वर्ड है तो सेंट्री भी है, लेकिन वर्ड ज्यादा पावरफुल है। अब मुझे देखना है कि मूवी क्या सोच के बैठी है, कैसे इतने कॉस्मिक लेवल थ्रेट को ये गली कुच्चे स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो कैसे बचाएंगे, कैसे बीट करेंगे ये लोग। मुझे लग रहा है वो इमोशनली तरीके से ही बीट कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वर्ड का कंट्रोल उठा के सेंट्री को देंगे। और कॉमिक में तो पूछो मत क्या क्या हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज से स्पेल करवाया जाता है बॉब रेनॉल्ड पे, ताकि वो ये भूल जाए कि वो सेंट्री है। अगर वो ये भूल जाएगा सेंट्री है तो ऑटोमेटिक वर्ड भी चला जाएगा, और कहीं को याद आ गया कि वो सेंट्री है तो वर्ड भी आएगा। अब देखो ये मूवी काफी अच्छी होने वाली है, इसके अर्ली रिव्यूज आ चुके हैं जो कि बहुत अच्छे बताए जा रहे हैं, तो मैं मूवी के लिए थोड़ा एक्साइटेड तो हूँ। बाकी ये मूवी डॉक्टर डूम को कैसे सेटअप करेगी, एवेंजर डूम डे की तरफ कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है अभी तक कैसे क्या बढ़ने वाले हैं अपन। ऊपर से फैंटास्टिक फोर भी आने वाली है जो थोड़ा बहुत इंडिकेट करती है कि हाँ कुछ तो हो रहा है, कहीं हमारे मल्टीवर्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ इनकर्जन, कुछ बैटल वर्ल्ड, कुछ ना कुछ तो हिंट मिले कि एक्चुअली हो तो हो क्या रहा है। हिंट भी कैसा देते हैं, लीडर कह रहा वो आने वाले हैं तुम देख लेना। अरे कौन आने वाला भाई, इतना क्लैरिफाई नहीं करा उन लोगों ने। बाकी भाई थंडरबोल्ट के स्पॉइलर आने वाले हैं, तो भाई बच के रहना, कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया ऑफ कर दो तो ज्यादा बेटर है, स्पॉइलर से बच जाओगे। बाकी तुम क्या कहते हो इस वीडियो के बारे में, कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।